Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Lawman and Team. My name is Advocate Ajay H.K. Madhukar, and today's topic is the evidence for judicial aspirants, and this is the second lecture. If you haven't seen my first lecture, just go and check it out, my first lecture. And I would like to tell you something before I start कि guys मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ जुडिशरी के पर्पस से, इसमें एविडेंस एक्ट या फिर कोई भी एक्ट हो, आईपीसी सीआरपीसी, सब मैं कवर करूँगा। लेकिन इसमें जो भी नोट्स होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीक्वेंसर सीरीज़ वाइज सारे सेक्शंस, उनकी डेफिनेशंस जो बेयर एक्ट में दी हुई है उनके बारे में बताना, ये सब ऑलरेडी आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा। उनके लिए ऑलरेडी बुक्स हैं। जो चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो चीज़ कवर करूँगा। काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और उससे रिलेटेड ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल है। मैं सिर्फ वो चीज़ें कवर करता हूँ जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं यूट्यूब वीडियोस पे भी, इंटरनेट पे भी, या फिर जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ें काफ़ी टेक्निकल होती हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और जो आपको सिर्फ एक बार में मुझसे मेरे साथ पढ़ते जाना है इस वीडियो में, और चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ में आती जाएंगी। बाकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊंगा, उसकी अलग लेक्चर सीरीज़ रखूँगा। तो जस्ट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो न्यूज़पेपर के बारे में भी क्वेश्चन आया था इजीली, डायरेक्टली, मतलब कि न्यूज़पेपर अपने आप में क्या है, कि एविडेंस है या नहीं है, सिंपल। और लोग इसी में गलती कराते हैं कि हाँ ये तो एक एविडेंस है, बट नो, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड जितने भी हैं वो उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये एविडेंस नहीं माने जाते। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हेयर से होते हैं, सुनी हुई बातों पे बेस्ड होते हैं, इनकी इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टिंग ऑपरेशन एक एविडेंस माना गया है, एडमिसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट्री के अंदर कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एविडेंस आप किसी भी तरीके से लाए हो, किसी से छीन कर, चोरी करके, तो ऐसा नहीं है कि वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं होंगे। एविडेंस तो एविडेंस रहेंगे, वो एडमिसिबल होंगे अगर वो रिलेवेंट है, एविडेंस एक्ट द्वारा उन्हें एडमिसिबल किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। चाहे सिविल केसेस चल रहे हो, चाहे क्रिमिनल केसेस चलते हो, दोनों पे ही एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। अब एविडेंस एक्ट के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक रूल हमेशा कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पंचशील रूल क्या है। तो पंचशील रूल, पहली बात तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल है एविडेंस एक्ट में, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस से रिलेटेड है। इसी 2 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेक्शन 3 को डेफिनेशन क्लॉज भी बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोलते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, 10 डेफिनेशन एग्जॉस्टिव लिस्ट है। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, तो सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अप्लाई होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 97, 145, 340 CRPC। इसी पे ही प्री में क्वेश्चन आ जाता है, 3 ऑप्शन और एक गलत ऑप्शन पकड़ा देते हैं कि एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो इन 3 के अलावा जो गलत ऑप्शन हो वही आंसर होगा। इसके अलावा आर्बिट्रेशन और एफिडेविट पे भी अप्लाई नहीं होता है एविडेंस एक्ट, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इन पे भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है।
अब ये सेक्शन 3 में ही प्रूव, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड बहुत बार पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन इसमें बड़ी टेक्निकल तरीके से लैंग्वेज दी होती है। प्रूव्ड का मतलब साफ सीधी बात है, जो फैक्ट कोर्ट के अनुसार एग्जिस्ट करता है, कोर्ट ने मान लिया है कि ये फैक्ट है, तो प्रूव्ड हो गई बात। कोर्ट बोलता है कि ये फैक्ट हम नहीं मानते, कि एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब डिसप्रूव्ड। और जो बात अभी तक प्रूव्ड भी नहीं हुई है, डिसप्रूव्ड भी नहीं हुई है, तो वो नॉट प्रूव्ड, यानी कि उसको प्रूव करना बाकी है और अपोजिट पार्टी उसे डिसप्रूव कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 5। सेक्शन 5 में 2 फैक्ट बहुत रिलेवेंट है। पूरा एविडेंस एक्ट 2 ही फैक्ट की बात करेगा, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। वो 3 टाइप के फैक्ट रिलेवेंट यहाँ पे जो है एविडेंस एक्ट के अनुसार इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो रिलेवेंट फैक्ट, एक फैक्ट इन इशू, और जो भी फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट के करीबी हो, उनके इनकंसिस्ट हो, उनको सपोर्ट करते हों। जैसे कि सेक्शन 11 बोलता है, एक फैक्ट अपने आप में ना तो रिलेवेंट है ना ही फैक्ट इन इशू है, लेकिन वो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को अगर सपोर्ट करे या फिर रिबट करे तो भी वो रिलेवेंट है। और इसके अलावा सारे फैक्ट्स जो लीगली रिलेवेंट हो लॉजिकली रिलेवेंट हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा उल्टा, यानी कि लॉजिकली रिलेवेंट फैक्ट लीगली रिलेवेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कन्फेशन का। कन्फेशन लॉजिकली रिलेवेंट है, एक बंदे ने पुलिस वाले को बोल दिया हाँ जी मैंने मर्डर किया है। लॉजिकली तो देखा जाए बंदे ने अपनी बात बोल दी, मैंने मर्डर किया है, बात सच भी है, लेकिन लीगली रिलेवेंट नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं है? सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट साफ बोलता है, चाहे बंदे ने सच बोला झूठ बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसने कन्फेस कर लिया है, गिल्ट मान लिया है, हाँ जी मैंने मर्डर किया है, और ये बात उसने पुलिस ऑफिसर के सामने बोली है, तो ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन उठता है कि ये चीज़ रिलेवेंट है या नहीं है, इस बात को जज डिसाइड करता है, और ये क्वेश्चन ऑफ रिलेवेंसी क्वेश्चन ऑफ लॉ है। साफ साफ प्री में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन ऑफ रिलेवेंसी क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, या नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और रिलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं? जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 से 55 तक जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो सभी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 17। सेक्शन 17 डिफाइंस एडमिशन। एडमिशन ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। ठीक है, कि कोई बंदे ने कोई बात एडमिट कर ली है, कोई स्टेटमेंट दी है, कोई बात सजेस्ट करते हुए कि ऐसा ऐसा हुआ था, और उस बात में एडमिट कर रहा है हाँ मैंने देखा था कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए का चेक मैंने काट के दिया था, एडमिट कर ली बंदे ने बात। एडमिशन काफ़ी सारी चीज़ों को हो सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी आंखों के सामने उस बंदे ने विल बनाई थी, विल एग्जीक्यूट करी थी, एडमिशन अपने आप में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एडमिशन होते हैं। तो अब बात आ जाती है कि एडमिशन से रिलेटेड और क्या क्या प्रोविज़न है। सेक्शन 31 कहता है कि एडमिशन अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। मतलब ये नहीं कि किसी बंदे ने एडमिशन दे दिया और वह एडमिशन कोर्ट में मतलब एक तगड़ा इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाए कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही ना दिए जा सकते हो, तो इसलिए बोलते हैं कि कंक्लूसिव नहीं है। बट मे ऑपरेट एज एन एस्टॉपल। अब ये एस्टॉपल क्या है? एक व्यक्ति ने जब कोई स्टेटमेंट दी तो उसको अपनी बात पे स्टिक रहना पड़ेगा, अडिग रहना पड़ेगा, उसी बात से मुँह नहीं कर सकता। वो बोलता है कि मैंने 10 रुपये दिए तो कल को 12 रुपये की कोई और स्टेटमेंट नहीं दे सकता, 10 बोला तो 10 ही रहेंगे। तो इसी बात को इंग्लिश में अलग अलग तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है। सेक्शन 115 में एस्टॉपल के बारे में बताया गया है कि
अगर लॉ के अनुसार कहे तो एक बंदे ने एक बार जो स्टेटमेंट देगी उससे वो मुंह नहीं फेर सकता, और ना ही उसे अलाउड किया जाएगा एक चीज़ के बारे में दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाने के लिए। इसी को एस्टॉपल कहते हैं, यानी कि एक बंदे को रोका जाता है उस बात को मना करने से जो बात उसने पहले कही थी। अब उस जो भी बात उसने कही वो उस बात से बाउंड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं एडमिशन एक बात, यानी कि जिसने बंदे ने मान ली तो वो उस बात के लिए वो चीज़ ऑपरेट होगी एज एन एस्टॉपल, ठीक है। अब सेक्शन 115 क्या कहता है? वो यही कहता है कि एक पर्सन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता सेम चीज़ के बारे में। नो वन इज़ अलाउड टू एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, ये लीगल लैंग्वेज है। और लोकली इसे कहें तो एक पर्सन will be stopped from denying the fact which he stated said earlier. अब बात करते हैं सेशन 58 की, जो ये कहता है अपने आप में कि जो फैक्ट एडमिट हो गया है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं सेक्शन 58 में कि एडमिशन एक्ट एज अ वेवर ऑफ प्रूफ, कि मतलब प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। एडमिट कर ली, अपने आप में कोर्ट मान लेगा कि हाँ ये फैक्ट एडमिट कर लिया है, तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट के पास पावर है फिर भी वो बाय वे ऑफ एफिडेविट या इन एनी अदर मैनर वो बोल सकती है कोर्ट कि आप इस बात को प्रूव करो। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 23 जो है वो सिविल केसेस पर ही अप्लाई होता है। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 3 कहाँ अप्लाई होता है, सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस दोनों पे नन, तो ये सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। अब सेक्शन 24 के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 24 रेड विथ सेक्शन 24 में पहले तो यही कहा गया है कि कन्फेशन जो होती है, यानी कि अपना गलती स्वीकार करने वाली स्टेटमेंट, अगर कोई बंदे ने देता है और वो स्टेटमेंट ली गई है डरा के धमका के, एक वादा झूठा वादा करके किसी अथॉरिटी द्वारा, तो ऐसी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। लेकिन जो डराने धमकाने और उसको उसके ऊपर फ्रॉड करके स्टेटमेंट लेने का जो प्रभाव था वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद दोबारा वो स्टेटमेंट देता है 20 तो वो स्टेटमेंट एडमिशन ऐसा वो कन्फेशन एडमिसिबल होगी। ये सेक्शन 28 बोलता है, यानी कि कन्फेशन जो उसने अंडर प्रेशर दी थी, अगर वो प्रेशर का जो प्रभाव है वो हट गया है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल है 28 के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात और है कि कन्फेशन एडमिसिबल हो सकती है। हाँ, कन्फेशन एडमिसिबल हो सकती है अगर इसे रिकॉर्ड किया गया है 164 में मजिस्ट्रेट द्वारा, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। सेक्शन 24, 25, 26 इसमें एक डॉक्ट्रिन है जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूडिंग द फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री, यानी कि ये कंपैरिजन हो रही है कन्फेशन जो कि एक ऐसी कन्फेशन जो कि सफ़र कर रही है फ्रॉम फ्रॉड कह सकते हैं या फिर प्रेशर। तो वो जो फ्रॉड प्रेशर है उसी चीज़ को यहाँ कंपेयर किया गया पॉइजनस ट्री ऑफ फ्रूट्स। उस फ्रॉड प्रेशर द्वारा
उस फ्रॉड प्रेशर को बोला जा रहा है पॉइजनस ट्री, और उसका जो इम्प्रेशन है उसको हमें ख़त्म करना है, उस ट्री को हमें उस फ्रूट्स को हमें एक्सक्लूड करना है। तो इसी डॉक्ट्रिन को 24, 25, 26 में इंक्लूड किया गया है, जो भी मैंने बताया कि अगर फ्रॉड के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, डरा धमका करके स्टेटमेंट ली गई, अगर उस स्टेटमेंट पे से वो फ्रॉड, डराने, धमकाने, प्रेशर का प्रभाव ख़त्म हो गया है, वो पॉइजनसनेस के फ्रूट्स बाहर आ गए हैं, तो स्टेटमेंट एडमिसिबल हो जाएगी, आई मीन कन्फेशन एडमिसिबल हो जाएगा। तो और यहाँ पे इस डॉक्ट्रिन को कैसे बताया गया है, कन्फेशन जो भी पुलिस के सामने दी जाती है वो एडमिसिबल नहीं है, बट मैजिस्ट्रेट के सामने दी गई तो एडमिसिबल है। सेक्शन 27 हर किसी को पता है कि हाँ कन्फेशन, इसकी एक लाइन है इजी लैंग्वेज में सेक्शन 27 को समझना हो तो, कि ओनली दैट मच इन्फॉर्मेशन विच लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट्स, वो इन्फॉर्मेशन जिसके बिहाफ पर पुलिस कुछ रिकवर कर लेती है, तो फिर वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी, चाहे से वो स्टेटमेंट अपने आप में कन्फेशनल हो या नॉन कन्फेशनल हो, चाहे से वो पुलिस का स्टडी के अंदर ही क्यों ना दी गई हो। इसी बात को डॉक्ट्रिन के रूप में कहा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स, कि जो उसने बताया फैक्ट्स द्वारा वो चीज़ कंफर्म हो गई है आफ्टर डिस्कवरी। इसी को लिटिगेशन, वकालत में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कि हाँ जो उसने बताया उसकी वजह से कुछ डिस्क्लोज हो गया, दैट इज़ वाई वी कॉल इट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। तो आप लोग सब सिविल जज बनने वाले हैं जुडिशरी के, तो कभी कभी थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिटिगेशन वाले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज के लेक्चर भी हैं, वो भी आप ज़रूर देखें, तो आपको केस में कौन सी एप्लीकेशन किस प्रोविज़न में किस पर्पज़ के लिए लगानी है, और एक एडवोकेट को फॉर प्रैक्टिस एंड लिटिगेशन क्या क्या करना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फाइलिंग वगैरह, ये सब, केस की ड्राफ्टिंग, सब उसमें मेंशन है, कौन से प्रोविज़न में कौन सी अपील, एप्लीकेशन, क्यूरेटिव पिटीशन, रिट रिव्यू कैसे जानी है, सब बताया हुआ है। तो धीरे धीरे एक तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरा पर्पज़ चाहे लिटिगेशन वाली लेक्चर सीरीज़ का हो या जुडिशरी की लेक्चर सीरीज़ का, मेन पर्पज़ है कि आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ और वो आपको तुरंत इमीडिएटली समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ, आप उस वीडियो को सुने, फिर उसके बाद दोबारा अपना माइंड अप्लाई करें समझने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, आप बस एक बार में वीडियो देखो और आपको इजीली समझ में आ जाए। इसलिए मैंने चीज़ें बहुत इजीली लिखी हुई हैं, इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, सो दैट यू गाइज लर्न एवरीथिंग एट वन गो इन शॉर्ट। बाकी कभी भी कोई चीज़ आपको डाउट है तो यू कैन make any comment, question, clarification, suggestion below in the comment box. So moving on to the next point, सेक्शन 5 में एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता था कि सारे, जैसे कि ऑल लॉजिकली रिलीवेंट फैक्ट्स आर लीगली रिलीवेंट फैक्ट्स आर लॉजिकली रिलीवेंट बट नॉट वाइस वर्सा, उसी तरीके से सेक्शन 5 में एक बात और कही जाती है कि all admissible evidence are relevant but all relevant evidence are not admissible. They may be admissible, they may not be admissible. कैसे? Example is section 122 communication. हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हुआ वो कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, वो रिलीवेंट है। क्या पता एक दूसरे को दोनों कुछ ऐसी बात बताए जो कोर्ट के नॉलेज में आनी चाहिए, बट फिर भी वो नहीं बताई जाएगी बिकॉज दिस क्योंकि कितना ही
रिलेवेंट हो बट एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि एविडेंस एक्ट ने खुद ये बात बोल दी है। अच्छा, एक फैक्ट एडमिसिबल है या नहीं है ये डिसाइड किया जाएगा जज साहब द्वारा। और कहाँ डिसाइड करेंगे जज साहब एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्ट के बारे में? इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 6 रेस गेस्टे। इंडियन प्रिंसिपल में इस वर्ड को इस लाइन से जाना जाता है कि फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है फैक्ट से। उसने चोरी किया, चोरी करने के बाद वो भागा, अपने दोस्तों से मिला, उसने बताया कि आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, और ये पैसों के ऊपर सीरीज़ नंबर वही चढ़ी हुई थी जो विक्टिम ने बैंक नोट निकाले थे, उस पर वही सेम सीरीज़ थी, सेम नंबर से। और उसने ये चोरी किए हुए पैसे अपने वाइफ को दिए, और पुलिस ने वही चोरी किए हुए पैसे उसकी वाइफ से रिकवर करे, और सभी चीज़ों को मैच करा तो एक कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती चली गई। तो फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इवन कभी कभी सेक्शन 6 में जो बात हम जो भी चीज़ें कई बार उसको 6 में लाने के लिए सेक्शन 6 में सेक्शन 7 की बात भी 6 में आ जाती है, सेक्शन 8 की भी, सेक्शन 9 की भी। सेक्शन 6 बहुत पावरफुल है अपने आप में, इसीलिए कोई किसी चीज़ की कड़ी से कड़ी जोड़नी हो तो सेक्शन 6 उसके लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 7 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसी से याद करें। OCOs ओके कि रिलेवेंट फैक्ट्स कौन से होंगे? वो फैक्ट्स जो ओकेजन को बताए, कॉज को बताए। ओकेजन, कॉज, इफ़ेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ माइंड, ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। इन शॉर्ट ऐसे याद कर लीजिए। वहाँ इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक गलत ऑप्शन होगा तो आप बता सकते हैं आंसर। सेक्शन 8 भी शॉर्ट में याद कर सकते हैं, MPC, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 9 जिसे हम TIP बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन 9 के अगर हम TIP के प्रोविजन और कहाँ दिए गए, सेक्शन 54A CRPC में भी दिया गया है। सेक्शन 9 के फैक्ट्स को हम इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स भी बोल देते हैं, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स भी बोल देते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई। इसका मतलब एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। बंदा मतलब अक्यूज, ये डिफेंस प्ली ऑफ एलिबाई का हमेशा अक्यूज ही लेता है, और वो ये बोलता है जब उस पर मर्डर या किसी और चीज़ का अपराध लगता है कि अपराध के टाइम पे मैं तो कहीं और था, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। तो जब, और ये जो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस है जनरली और कब लेते हैं, जब किसी एक्यूज के खिलाफ लास्ट सीन थ्योरी के द्वारा उसे शक के दायरे में लाया जाता है कि मर्डर, जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसका मर्डर होने से पहले एक्यूज को मर्डर डिसीज के साथ देखा गया था। तो जो अक्यूज्ड है वो अपने बचाव में कह सकता है कि आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज समवेयर एल्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो बर्डन जो है यहाँ पे प्रूव करने का एलिबी का, वो अक्यूज्ड के ऊपर है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हम कुछ पढ़ेंगे हमारे सेक्शन 10 के बारे में। टेक्स्ट सेक्शन 10 वैसे तो सेक्शन 10 जो है हमारा एविडेंस एक्ट का, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन उनको जब रीज़नेबल लगता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ने मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की है, और तो कुछ भी कहा गया हो, एनीथिंग सैड डन रिटन बाय एनी पर्सन, तो वो भी उस कॉन्स्पिरेसी के दायरे में आ जाता है और एविडेंस उन सब के खिलाफ यूज़ हो जाएंगे। सेक्शन 10 की मेन बात जो आपको जाननी ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो
और ना तो बेयर एक्ट में है ना बुकों में दी होती है, वो यही है कि सेक्शन 10 डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी पे, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी पे बेस्ड है। एजेंसी उसके अलावा रिलीवेंट प्रोविजन सेक्शन 10 से रिलेटेड कौन कौन से हैं? 34 कॉमन इंटेंशन, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, 120 कॉन्स्पिरेसी वाला। और रिलीवेंट डॉक्ट्रिन कौन सा है इसका? वाइकेरियस लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। लेकिन एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे ऑफेंडर डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी के ध्यान में रखते हुए सारे ऑफेंडर प्रिंसिपल ऑफेंडर होते हैं, कोई भी किसी का एजेंट नहीं होता। उसके बाद है सेक्शन 16, 79, 80, 114। इसमें एक हम बात करें तो एक वो दी हुई है, मतलब एक मैगज़ीम है, ओमनिया प्रिजम्चर राइट एट सोलेमने एसे एक्टा डॉनिक प्रोबिचो इन कॉन्ट्रेरियम। इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ प्रिज्यूम टू बी डन राइटली एंड ड्यूली परफॉर्म्ड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज़ प्रूव्ड। तो ये मैगज़ीम आ जाए तो आप बता सकते हैं इस मैगज़ीम के बारे में भी। तो हम बात करते हैं सेक्शन 32, उसको डाइंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। और सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन बेस्ड है एक डॉक्ट्रिन पे, उस बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इसलिए बोलते हैं कोई बंदा जब मरते हुए जा रहा है झूठ बोल कर तो नहीं जाएगा, ऐसा कोर्ट का मानना होता है। तो नेसेसिटी ये बोलती है कि उस बंदे की बात को मान लिया जाए कि जो उसने बोला है सच ही बोला होगा, बाकी एविडेंस से इस बात को डिस्प्रूव किया जा सकता है। और ये बेस्ड होता है एक मैगज़ीन पे, नेमो मॉर्चो प्रिजम्चो मेंट्री। इसका मतलब होता है कि एक बंदा अपने मेकर यानी कि भगवान से जो मौत की कगार पे बैठा है और मरने वाला है, मरते मरते झूठ बोल कर तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे भगवान को आगे चल के ऊपर जाके जवाब भी देना है। तो इसी मैगज़ीन के आधार पर मान लिया जाता है कि हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला अपनी मौत के बारे में कुछ झूठ बोल कर तो नहीं गया होगा, सच ही बोल के गया होगा। एविडेंशियल वैल्यू डाइंग डिक्लेरेशन की बहुत स्ट्रांग होती है। ये एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, इसके आधार पर कन्विक्शन भी हो जाता है कई बार। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्री के एग्ज़ाम में, सेक्शन 40 दो कि भाई सेक्शन 40 में कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेरे डिसीज, प्रेसिडेंट्स वाला। और रेस जुडिकाटा का कौन सा सेक्शन है? डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सेक्शन 40 है। सिविल सीपीसी में सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा बताया गया। रेस जुडिकाटा मीन्स द केस विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है, तो उस केस को दोबारा नहीं रीओपन किया जाएगा। फिर सेक्शन 300 सीआरपीसी में ऑर्डर ऑफ वाइज एक्विट, ऑर्डर ऑफ वाइज कन्विक्ट पे भी बेस्ड है। तो यानी कि एक बंदा जो एक बार या तो बरी हो गया है, जो एक बार किसी केस में सज़ा सुना दी गई है, उसी अपराध उसी केस में दोबारा से उसका ट्रायल नहीं चलेगा, ना ही उसे परेशान किया जाएगा। अ मैन विल नॉट बी वैक्स्ड और पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सेक्शन 41 सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 41 किससे डील करता है? जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन रेम, जजमेंट या दोनों से, या नन ऑफ द अबव। तो सेक्शन 41 डील्स विद जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम मतलब वो जजमेंट विच इज़ एप्लीकेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एट लार्ज। Judgment in personam which is applicable against particular person only. I hope you guys must have enjoyed my videos and you would be learning a lot. If you guys have any doubt, you want to make any comment, question, or you have any clarification, suggestion, or you want to add something to what I have stated in my notes, you guys are most welcome below in the comment box. Please do share your feedback
Thanks for watching. Thanks for watching. See you in the next video.